बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ 641 को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी लंबी वीडियो हो गई कर लेंगे, लेकिन आज इसको हमने कंप्लीट करना है हर हाल में। तो कंप्लीट इसके हैंडआउट्स को थोड़ा सा मसला था, हैंडआउट्स इसको मिल गए। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 80 तक हमने कर लिया है और 81 से 113 तक जो है वो आज हम कवर करेंगे सारे मॉड्यूल्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इसके मेन चीज़ें हैं, वो सारी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो लेक्चर को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छी से चीज़ों की समझ आ जाए। और अगर कोई भी मिस्टेक लगे या कहीं से भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से आपने जो कंसेप्ट दिया है वो सही नहीं दिया, या फिर आपको जो चीज़ समझ ना आए वो भी पूछी जा सकती है। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जी मॉड्यूल हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने तकरीबन जो 70 से बाद वाले जो मॉड्यूल्स है उसमें स्टार्ट किया ऑपरेटर्स को पढ़ना है। आई थिंक सो 70 से दो लेक्चर पहले स्टार्ट किया है। तो ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या था कि जब भी हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर कोई भी हम मैपिंग अप्लाई करते हैं तो वो जो मैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट स्पेसेस के बारे में पढ़ा। अभी जो पिछला हमने लेक्चर देखा उसमें हमने ड्यूल स्पेसेस के बारे में पढ़ा। तो इसमें अलजेब्राइक ड्यूल स्पेसेस के बारे में पढ़ा। तो वो हमारे पास क्या होती थी कि डिफरेंट जो हमारे पास और कैनोनिकल बेसिस में पढ़ा, जितनी भी हमारी अलजेब्राइक इक्वेशंस या ड्यूल स्पेसेस होती थी उन सबको जब हम ऐड करते थे तो हमारे पास जो बनती थी वो बनती थी कैनोनिकल ड्यूल स्पेसेस हमारे पास बनती थी। तो अभी हमने एग्जांपल जिसकी देखनी है, एक हमारे पास एग्जांपल ऑफ जो है एग्जांपल ऑफ ड्यूल स्पेसेस वो हमारे पास क्या है, L1 है। तो सॉरी Ln है। द ड्यूल स्पेस ऑफ Ln इज L इन्फिनिटी, यानी कि इसकी ड्यूल स्पेस क्या है, L इन्फिनिटी है। यानी कि हमें एक इन्फिनिटी टर्म तक क्या हमारे पास जो डाटा दिया हुआ होगा या जो भी हमने स्पेस डिफाइन करनी होगी वो फाइनाइट स्पेस होगी, ठीक है। फाइनाइट इस तरह से होगी कि कोई उसकी जो लिमिट है वो हमारे पास डिफाइन दी हुई होगी। और अगर कोई भी लिमिट हमारे पास डिफाइन नहीं की हुई होगी, मतलब अगर हम L2 स्पेस की बात करें जिसको हमने हिल्बर्ट स्पेस पढ़ा था, तो उसका मतलब है कि हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या आएंगी, L2 स्पेस की ही सारी आएंगी। लेकिन इन्फिनिटी की बात है तो मीन्स के इन्फिनिटी पॉइंट की तरफ हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो है वो हमने इसको लेके जाना है। तो ड्यूल स्पेस ऑफ Ln इज L इन्फिनिटी। ये आपका MCQs है कि जो ड्यूल स्पेस है Ln यानी कि n अब हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर होगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है, n जो है वो इन्फिनिटी भी हो सकता है या इन्फिनिटी के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। तो Ln की जो ड्यूल स्पेस है वो क्या है, L इन्फिनिटी है। हमने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया है कि अगर हमारे पास n इन्फिनिटी हो तो इसकी जो ड्यूल स्पेस होगी वो क्या होगी, L इन्फिनिटी होगी। मीन्स दैट इट इज बाइजेक्टिव, इट इज अ लीनियर एंड इट प्रिजर्व द नॉर्म। इस पे दो कंडीशंस हैं, एक तो ये बाइजेक्टिव होगा और दूसरी क्या होगी, ये लीनियर होगा। और इसके ऊपर नॉर्म भी हम डिफाइन कर सकेंगे। आफ्टर डिफाइनिंग द मैप वी शुड प्रूव दिस प्रॉपर्टीज वन बाय वन, यानी कि एक नॉर्म के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज N1 से N4 तक जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हमने ये डिस्कस किया हुआ। आई थिंक मिड टर्म के सिलेबस में हमारे पास था कि किसी भी मिड टर्म में ही था कि किसी भी स्पेस को नॉर्म स्पेस प्रूव करने के लिए उसके हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती थी, उनको हम सेटिस्फाई करते हैं और फिर हम बताते हैं कि वो हमारे पास नॉर्म है या नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हम मैप डिफाइन कर लेंगे, यानी कि उसके ऊपर बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कि वो लीनियर भी है, और फिर जब उसकी नॉर्म हमने डिफाइन करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, जो हमारे पास नॉर्म की प्रॉपर्टीज है, नॉन नेगेटिविटी, एडिटिविटी, सिमेट्री और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो सारी प्रॉपर्टीज N1 से N4 तक हम उसको सेटिस्फाई करवाएंगे और देन हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्म को प्रिजर्व करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्रूफ है इसका, उसमें यही चीज़ इसमें सर ने बताई हुई है कि एक स्पेस हमने ली है, उसके ऊपर हमने बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की है, देन उसको लीनियर देखा है और फिर हमने उसकी नॉर्म्स की जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो उसके ऊपर सेटिस्फाई करवा दी हैं। तो और इसमें कोई चीज़ नहीं है, जस्ट याद रखना है आपने कि जो ड्यूल स्पेस अगर हमारे पास Ln हो तो उसका जो क्या होगा, ड्यूल स्पेस होगी Ln की वो क्या होगी, L इन्फिनिटी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बाउंडेडनेस को तो आप जानते ही होंगे, आपने रील एनालिसिस के दो सेक्शंस पढ़े हैं, दोनों में बाउंडेडनेस को डिटेल से जो है वो आपने पढ़ा है। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड, यानी कि बाउंडेड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक आपके पास फंक्शन है जिसकी लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, या लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है, तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर हम अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम बाउंडेड फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्विज, यानी कि ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्विज लिखा हुआ है।
के वो आपके पास MCQs बनते हैं, ठीक है। कंप्लीट नॉर्म स्पेस को हम बिनारी स्पेस कहते हैं, और कंप्लीट नॉर्म स्पेस का मतलब है कि नॉर्म की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके ऊपर डिफाइन होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, बिनारी स्पेस भी कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास थ्योरम है कि अगर B इंटू एक्स बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, यानी कि हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं और वो हमारे पास सेट क्या है, B इंटू एक्स वाई फ्रॉम द नॉर्म स्पेस x टू द नॉर्म स्पेस y, यानी कि ये जो x और y है ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेसेस हैं। एक स्पेस, एक को हमने x का नाम दिया, दूसरे को y का नाम दिया है। और अगर y जो है वो हमारे पास बिनारी स्पेस है तो देन bxy इज आल्सो बिनारी, यानी कि अगर एक हमारे पास कंप्लीट स्पेस है, जब उनके ऊपर हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगी, बिनारी स्पेस ही आएगी, ठीक है। ये आपका इसकी स्टेटमेंट, थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपने करनी है। बाकी इसके प्रूफ को स्किप कर दें, छोड़ दें, इतना लेंथी प्रूफ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 80 थी, फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस को हमने पढ़ना है। फंक्शनल एनालिसिस में बेसिकली हमने 3 मेजर पार्ट्स को पढ़ा। हमने मैट्रिक्स स्पेस को सबसे पहले डिफाइन किया, उसके बाद हमने नॉर्म स्पेस को डिफाइन किया, फिर हमने फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस को जो है वो हमने डिस्कस करना है। पहले भी हमने इसको देखा है, अब मजीद हम इसको इनर प्रोडक्ट में जाके देखेंगे। पहले हमने नॉर्म स्पेस में हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन किया, अब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में जाके हिल्बर्ट स्पेस जो है उसको हमने डिफाइन करना है। तो मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास क्या होता था कि मैट्रिक्स स्पेस में भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी, उनको हम सेटिस्फाई करते थे और देखते थे कि वो हमारे पास जो स्पेस है वो मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं। इफ इट इज अ कंप्लीटेड देन इट इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एंड इट शुड कन्वर्जेस विद इन द स्पेस, यानी कि अगर वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो मींस कि उसका जो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया था उसको भी हम डिफाइन करते थे। इसी तरह से नॉर्म स्पेस को हमने डिफाइन किया। नॉर्म स्पेस हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस, एंड वी डिफाइन अ नॉर्म ऑन द वेक्टर स्पेस एंड इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन। नॉर्म किस तरह से दो फंक्शंस के दरमियान डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन होता है, जो हमारे पास dxy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर हम लिखते हैं, इसी तरह से हम नॉर्म को भी डिफाइन करते हैं। और फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस अब हम किस में डिफाइन करेंगे, अब हम इनर प्रोडक्ट के साथ इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड द हिल्बर्ट स्पेस। MCQs है, इन इनर प्रोडक्ट द जनरलाइजेशन इज अ डॉट प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट्स के दरमियान हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना हो तो उसको हम एज अ डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस डेफिनेशन देख लें। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ वेयर एफ इज आर सी, यानी कि रियल चाहे कम्प्लेक्स, जो हमारी फील्ड है वो रियल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। एंड इनर प्रोडक्ट इन द वी इज अ फंक्शन। ये आपको इनर प्रोडक्ट की जो बेसिक फॉर्म है वो आपके पास ये है, 2 डॉट्स हैं, ठीक है, और दरमियान में जो है वो आपके पास कॉमा है। बेसिकली कॉमा को हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। एंड वी क्रॉस वी एफ, यानी कि जो आपकी मैपिंग है वो वी से वी के ऊपर ही है। और सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी हैं कि अगर एक्स वाई जी 3 हमने एलिमेंट्स यहाँ से लिए वो बिलोंग करते हैं वी से, तो अल्फा बिलोंग टू एफ वेयर अल्फा मे बी रियल आर द कम्प्लेक्स। अच्छा, जो ये चारों प्रॉपर्टीज हम सीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर x और x की हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं और वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या वो ग्रेटर देन 0 होगी। पहली बात है कि जब भी हम दो हमारे पास नंबर्स हों उनको हम इनर प्रोडक्ट उनकी डिफाइन करें तो वो ग्रेटर देन 0 आएगी, लेकिन अगर वो 0 आती है तो इट्स मीन कि उनमें से कोई एक एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो अल्फा एक्स वाई, सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी अल्फा एक्स वाई कॉमा वाई इज इक्वल टू, अल्फा को बाहर ले लिया, हमारे पास ये क्या है, इसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर कांस्टेंट था, तो आगे हमारे पास इसकी इनर प्रोडक्ट एक्स वाई की डिफाइन होगी। लेकिन ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कम्प्लेक्स जो स्पेसेस हैं उसके लिए ट्रू होगी, यानी कि अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स स्पेस है उसके लिए जो इसकी सेकंड है फॉर बट नॉट ट्रू फॉर द सेकंड वैल्यू एज एक्स अल्फा वाई इनटू अल्फा एक्स वाई, ठीक है। ये इस तरीके से इसको हम ट्रू नहीं करा दे सकते, यानी कि अगर हमारे पास अल्फा एक्स इंटू वाई है लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम अल्फा को कॉमन लेके एक्स वाई लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आ जाए x इंटू अल्फा वाई तो फिर हम अल्फा को कॉमन लेके एक्स वाई नहीं लिख सकते कम्प्लेक्स स्पेसेस के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे पास रियल स्पेस में आ जाए तो उसके लिए हमारे पास ये जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास x प्लस वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स जी एंड वाई जी, यानी कि दोनों को अलग अलग करके हम जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये आगे आपके एग्जाम्पल्स में यूज होनी है, इसलिए आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से देख लें कि जब इस तरीके से आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे x प्लस वाई और डॉट प्रोडक्ट आपके साथ में हो रही है, इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं z के साथ, तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x को z के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, x z आ गया एंड दरम्यान में प्लस, और देन फिर y को z के साथ किया तो y z हमारे पास आ गया। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि कॉन्जुगेट के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वाई एक्स आ जाएगा, यानी कि उसको हमने उलट कर देना है।
आगे फिर इसने इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही बताई हुई है कि इस तरीके से हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? द पेयर वी, आगे इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ए एक्स प्लस बी वाई इंटू जी वेयर एक्स वाई जी बिलोंग टू वी एंड ए बी बिलोंग टू एफ, यानी कि ए बी जो एलिमेंट्स हैं वो एफ के होंगे, फील्ड के होंगे, और एक्स वाई जी वेक्टर्स के होंगे। उसके बाद यूजिंग 3 and 4 प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि हमने हर एक एलिमेंट को थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई करना है या उसके साथ उसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इंटू जी था, तो ए एक्स का भी जी के साथ लिया और बी वाई का भी जी के साथ लिया प्रोडक्ट हमने, तो ए एक्स जी प्लस बी वाई जी हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से ए को हम कॉमन ले सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हम बाहर ले सकते हैं, एक्स जी एंड प्लस बी इंटू वाई जी। ये जो आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस यूज हो रहे हैं ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में यूज करने हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे पैरेंथेसिस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाली जो है इसकी इक्वेशन 0 जी एंड 0 एक्स जी, ये हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट 0 हो जाता है स्पेस में तो क्या होगा कि वो जो हमारे पास उसका इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्विज है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी एंड ए बिलोंग टू एफ एक्स ए वाई इज इक्वल टू ए वाई एक्स, यानी ये इसका उलट जो है वो हम कॉन्जुगेट के साथ हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स इंटू ए वाई, रियल स्पेसेस में की बात हो रही है। अब ए वाई इंटू एक्स हम इसको, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगे और ए को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू वाई एक्स क्या आ जाएगा। और ए कॉन्जुगेट जब अलग अलग इसके ऊपर कॉन्जुगेट को डिफाइन करना है तो ए कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा और वाई एक्स का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि बात वही है कि एक्स इंटू ए वाई लिखा हुआ है, ए को हमने कॉमन लिया एंड ए टू एक्स और वाई, जो हमने इसमें देखा था ना कि हमारे पास ये नहीं हो सकता है कि एक्स इंटू अल्फा वाई हमारे पास अगर लिखा हुआ है तो हम अल्फा को कॉमन लेके एक्स वाई नहीं लिख सकते। ये हमारे पास था कम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, लेकिन अगर हमारे पास रियल आ जाए तो फिर हमारे पास अगर ए जो है वो हमारा वाई के साथ हो तो देन हम उसको कॉमन लेके इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास कॉशी-शेक्वार्ज इनइक्वालिटी, ये आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, पहले भी इसको डिफाइन किया हुआ है। फिर देख लेते हैं कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स एक्स वाई एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो तो एक्स वाई का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो सिंगल आपके पास ये लाइंस हैं ये मोड के लिए डिफाइन होती हैं, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। होगी दोनों डिस्टेंस फंक्शन ही, लेकिन जो एक्स वाई के साथ जो सिंगल मोड आपने इसको सिंगल ही यूज करना है, ये आपका जो है वो मोड यूज होगा, यानी कि डिस्टेंस फंक्शन यूज होगा। और एक्स नॉर्म और वाई नॉर्म इन दोनों पे आपने डॉट प्रोडक्ट लगाना है। एंड एक्स नॉर्म किसकी इक्वल है? एक्स एक्स की इक्वल है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब हमने उसका डॉट इनर प्रोडक्ट लेना हो तो उसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका छोटा सा प्रूफ है, ये भी देख लें। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0 हो तो देन 0 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। एंड लेट एट लीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम कहेंगे इनमें से कोई एक एलिमेंट 0 नहीं है तो हमने यहाँ पे बाय डेफिनेशन यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों एलिमेंट्स में हमने फर्ज किया कि हमारा जो एक्स है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास लैम्डा वाई है, इस दोनों को हमने वाई के साथ एक कॉन्स्टेंट रख लिया जिसको हमने नाम दिया लैम्डा का, ठीक है। एक्स प्लस लैम्डा वाई एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई, जो कि हमने एक्स की नॉर्म डिफाइन किया ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स है, तो उसमें हमने लैम्डा वाई को ऐड कर दिया दोनों एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद जब इसका हमने मजीद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम गए तो जब हमने इसकी प्रोडक्ट्स लेने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, एक्स कॉमा यानी कि इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस डेल वाई लैम्डा वाई एंड प्लस लैम्डा वाई और एक्स प्लस डेल वाई लैम्डा वाई, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख लिया और फिर सिंपली यहाँ से जो है वो जो सेकंड वाली आपकी टर्म है उसमें से y हमारा आ जाएगा बाहर एंड y इंटू एक्स प्लस लैम्डा वाई, हम इसको जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक आपके पास x के साथ आ जाएगा x प्लस एक्स लैम्डा वाई और एक आपका y इंटू एक्स प्लस लैम्डा वाई के साथ इसकी प्रूफ जो है हो जाएगी। ये स्टेटमेंट्स 10 इक्वेशंस है, इनको आप माइंड में रख लीजिएगा, हो सकता है कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, नॉर्म ऑन द इनर प्रोडक्ट स्पेस, के इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर हमने अगर नॉर्म लेनी हो तो किस तरह से, वही प्रॉपर्टीज जो मैंने आगे आपको बताई थी कि वो हमने सेटिस्फाई करवानी होती है। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी द फंक्शन, जो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है V2R पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर है या रियल फील्ड हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव
किया है, गिवन बाय x नॉर्म इज इक्वल टू x एंड y एंड x बिलोंग टू v, डिफाइन अ नॉर्म इन v। अब कहता है कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नॉन नेगेटिविटी की है, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, या फिर ये है कि आपके पास अगर x का नॉर्म इक्वल टू 0 आता है तो इट्स मीन के उसका क्या होगा, वो x जो है वो खुद एक 0 है, इस वजह से उसका नॉर्म क्या आया, 0 आया। ठीक है, उसके बाद n3 में हमने अल्फा यानी कि स्केलर के साथ स्केलर मल्टीपल की प्रॉपर्टी है, अगर उसको मल्टीप्लाई हमने करना है तो वो जो हमारे पास स्केलर होगा वो मॉड में कॉमन ले लेंगे एंड इनटू x आ जाएगा। और अगर इसका नॉर्म जो है वो डिफाइन करें, हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें तो वो किस तरीके से आएगा, अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा x एंड अल्फा x। मैंने आपको बताया कि जब भी आपने इनर प्रोडक्ट लेना है किसी भी एलिमेंट का तो वो 2 टाइम आपका इनर प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो नॉर्म भी है और इनर प्रोडक्ट भी है, तो इस वजह से अंडर रूट भी हमने लेना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स का स्क्वायर ये कैंसिल, दोनों इसको जो है वो हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं अल्फा एक्स को। ठीक है, अल्फा एक्स एंड अल्फा एक्स। उसके बाद अल्फा एक्स का जो स्क्वायर है उसको हम अलग अलग करके अगर लिखें तो अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म एंड प्लस वाई का नॉर्म है। फिर आगे से इसको जो है वो इसने सेटिस्फाई करवाया हुआ है, इसी तरीके से इसको खोला है। ठीक है, एक्स प्लस वाई को जो है वो इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर एक एलिमेंट के साथ हमने एक्स का इनर प्रोडक्ट लिया, मतलब सारे एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट वाले का एक्स प्लस वाई के साथ और फिर वाई का एक्स प्लस वाई के साथ लिया। फिर इन दोनों इनका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो ये उलट हो जाएगा, एक्स का एक्स के साथ लेंगे, फिर एक्स का वाई के साथ लेंगे, फिर एक्स वाई का, मतलब सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है और एंड पे जो है वो आपका ये इनइक्वालिटी जो है ये आके प्रूव हो जाएगी। जो रियल वाले हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो 2 एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं वो 2 रियल पार्ट्स एक्स वाई आ जाएंगे। फिर ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो आप इसको होल में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई नॉर्म एंड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, ये आपके पास प्रूफ हो गया। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ है आपके पास, इसको बस आपने इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है। आपके एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बस इसमें और कुछ भी नहीं है इस तरह का। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट 87 मॉड्यूल है, 2 इसमें आइडेंटिटीज हैं, इन दोनों की जस्ट आपने इक्वेशंस को याद रखना है, ये आप याद कर लीजिएगा। एमसीक्यूज के लिए आप माइंड में जिस तरीके से भी हो सके इसको रख लीजिएगा। पोलराइजेशन और एप्लोनियस आइडेंटिटी, इन दोनों की जस्ट आपने इक्वेशंस करनी है और इसमें से इसके प्रूफ वगैरह को नहीं करना। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस है, इसकी एप्लोनियस की आइडेंटिटी की और ये हमारे पास किसकी है, पोलराइजेशन आइडेंटिटी की। ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये इसकी एप्लोनियस आइडेंटिटी की है, इसको आपने याद रख लेना है। और अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करके इसकी आइडेंटिटी को मजीद सिंप्लीफाई करना है तो वो आपके पास ये सेकंड वाली इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कंप्लीट स्पेस 0 to पाई ओवर 2 की और स्पेस एलपी की एग्जांपल है। काउंटर एग्जांपल जहाँ पे ली हुई है स्पेस सी इंटू 0 to पाई ओवर 2 कंप्लीट स्पेस। इनर प्रोडक्ट डिफाइन अ नॉर्म एंड अंडर दिस नॉर्म क्या होता है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, यानी कि हर जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो नॉर्म स्पेस होती है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हर एक नॉर्म स्पेस उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं की जा सकती। ये मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, इसके प्रूफ्स हैं तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस तो नॉर्म स्पेस होती है, लेकिन हर जो नॉर्म स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट नहीं होती। एवरी नॉर्म स्पेस इज नॉट एन इनर, ये नीचे इसने लिख दिया है, एवरी नॉर्म स्पेस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, लेकिन ये हमेशा ट्रू भी नहीं होता है कि हर दफ़ा जो है वो हमारी जो नॉर्म स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट हो या ना हो। इफ अ स्पेस इज इनर प्रोडक्ट देन इट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि अगर हमारे पास एक स्पेस है उसकी वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाती है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करे। अगर नहीं करती तो देन हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद द गिवन सेट सी यानी कि कंप्लीट स्पेस 0 to पाई ओवर 2 रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन सी इंटू ए बी, इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। द नॉर्म, इसकी नॉर्म हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स, ये एमसीक्यूज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी स्पेस एलपी है कि एलपी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की ये हमारे पास कलेक्शन है एलपी स्पेस जो हमारे पास है, और ये कब ट्रू होती है, जब पी इज ग्रेटर देन
1 और p नॉट इज इक्वल टू 2 हो तो तब, और अगर p इक्वल टू ट्रू होता है देन इट विल गिव एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि यहाँ पे नीचे आपको दिखाई गई है। और इसको बस आपने माइंड में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। नॉर्म स्पेस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आगे इसको उसी को प्रूव किया हुआ है कि अगर ये जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है और 2 के नॉट इक्वल टू आती है, तो देन अगर ये 2 के इक्वल आए तो फिर ये स्पेस डिफाइन करती है। लेकिन यहाँ पे जिसको सॉल्व किया है तो नॉट इज इक्वल टू 2 है, तो इट्स मीन कि जो हमारे पास क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनाती है। अच्छा, उसके बाद है जी थ्योरम कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। लेट वी बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी सीक्वेंस। जो मैंने आपको फाइल दी थी सब्जेक्टिव के लिए, उसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको अच्छी तरीके से आपने कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसके आते हैं पेपर में, ठीक है, इनर प्रोडक्ट वाले। लेट वी बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन इन वी, देन एक्स एन अप्रोच करता है एक्स को एंड वाई एन अप्रोच करता है वाई को, इम्प्लाइज दैट एक्स एन वाई एन, इसका दोनों का इनर प्रोडक्ट अप्रोच करता है हमारा एक्स वाई को। अच्छा, इसका प्रूफ जो है वो देख लें। एक्स एंड वाई एन माइनस एक्स वाई, इन दोनों के ऊपर अगर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दी हुई है तो इक्वल टू दोनों एलिमेंट्स के साथ हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन वाई, एक्स एन को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास यानी कि एक्स एन वाई को यहाँ पे प्लस भी कर दिया, ऐड भी। सिंपल इस तरह से आप रख लें कि एक्स एन और वाई को हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास वाई वाले एलिमेंट्स हैं एक्स एन वाई इंटू वाई एन माइनस वाई, जो वाई वाले एलिमेंट्स हैं वो वाई एन के साथ आ जाएंगे और जो एक्स एन वाले एलिमेंट है वो एक्स के साथ आ जाएंगे। तो एक्स एन इंटू वाई एन माइनस वाई एंड प्लस एक्स एन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने इनइक्वालिटी इसके ऊपर लगाई है तो सिंपली क्या होगा कि जो इक्वल टू का साइन है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। एक्स एन इंटू वाई एन माइनस वाई एंड प्लस एक्स एन माइनस एक्स इंटू वाई। उसके बाद शिकवाज इनइक्वालिटी है, कहते हैं कि एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म एंड वाई नॉर्म। तो इट्स मीन कि इसके ऊपर जब हम शिकवाज इनइक्वालिटी लगाएंगे, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट बनी है लेस देन इक्वल टू एक्स एन इंटू वाई एन माइनस वाई, इसकी जो नॉर्म्स, अब इसके ऊपर हमने नॉर्म डिफाइन कर दी है, ठीक है। बेसिकली तो डबल जो हमारे पास ये लाइंस है ये इस तरीके से हमने लगा देनी है। फिर अगर हमारे पास एक्स एन अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास गिवन है कि अगर एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रहा है और वाई एन हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, वाई को अप्रोच करता है, तो हम वाई एन माइनस वाई में वाई एन की जगह वाई लिख देंगे तो वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो एक्स एन में एक्स की जगह एक्स एन की जगह एक्स लिख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये अप्रोच करेंगे तब जब हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर एक्स एन और वाई एन कॉची सीक्वेंस हो इन वी में देन द इनर प्रोडक्ट इज अ कॉची सीक्वेंस इन एफ। तो उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा उसी फील्ड में। इसका भी प्रूफ सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने की है कि अगर हमारा एक्स एन और वाई एन कॉची सीक्वेंस है तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमने कॉची सीक्वेंस में हमने ये देखा था कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एन का होता है और एक एम का होता है। तो दोनों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि एक्स एन माइनस एक्स एम अप्रोच करते हैं 0 को, और वाई एम ये भी 0 को अप्रोच करते हैं जब हमारे एम एन क्या होंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो सिंपली फिर आगे इसको डिफाइन कर दिया एक्स एन वाई एन एंड एक्स एम वाई एम, यानी कि एन की और एम की टर्म्स डिफाइन कर दी हैं, एक्स एन वाई एन एंड एक्स एम वाई एम। और इसी तरीके से दोबारा से यहाँ पे यानी कि हमने शुरू में देखा था कि जब भी हमने इनके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी हो तो हम उन एलिमेंट्स को दो दफा लिख देते हैं। तो एक्स एन वाई एम, फिर दोबारा से एक्स एन वाई एन एंड एक्स एम वाई एम, ठीक है। अब एक टर्म को एक्स एन की टर्म को वाई एन और वाई एम की टर्म के साथ लिख देंगे और एक टर्म को एक्स एम और वाई एम की टर्म के साथ लिख देंगे, या सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैंसिल आउट होने वाली टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट स्टेप हुआ है, आप इसको अगर रख सकते हैं माइंड में तो वेल आप सिंपल ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अगर नहीं तो फिर आपको इस ये जो पूरी आपकी इक्वेशन है इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। तो बेहतर ये है कि शॉर्टकट्स यूज़ करने ताकि टाइम भी आपका अच्छे से मैनेज हो जाए। एक दफ़ा कॉपी पे बेशक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एक टर्म का जो डॉट प्रोडक्ट है वो दूसरी टर्म के साथ लिया हुआ है, तो उसके बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बचती है वो यही बचती है एक्स एन वाई एन माइनस वाई एम एंड एक्स एन माइनस एम एक्स एम एंड वाई एम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको इनइक्वालिटी में हमने चेंज कर दिया। जब इनइक्वालिटी में चेंज करना है तो फिर उसके ऊपर हमने नॉर्म डिफाइन कर देनी है। एक्स एन यहाँ से जो ये वाली इक्वेशन है लास्ट वाली ये वाली, इसमें से हमने एक्स एन को निकाल लिया, अंदर वाई एम माइनस वाई एम, यहाँ से एक्स एन माइनस एक्स एम और वाई एम। हमने ये स्टार्टिंग में देखा था कि ये अप्रोच करेगा 0 को जब हमारा एम एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इट्स मीन कि जो हमारा एक्स एन और वाई एन क्या है, ये हमारे पास क्या कॉची सीक्वेंस है।
अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यहाँ पे जो है ना इनके आपने जस्ट नाम कर लेने हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एग्जांपल ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो स्पेस आर एन, स्पेस सी एन यानी कि रियल नंबर की स्पेस एन टर्म्स तक, कम्प्लेक्स नंबर की स्पेस एन टर्म तक, और कंप्लीट स्पेस ए बी, स्पेस एन एन यानी कि जो हमने हिब्रिड स्पेस पढ़ी है एल स्क्वायर, और स्पेस पी एन जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हो गया ऑफ डिग्री ऑफ एन। ठीक है, बाकी आगे इसमें ये थ्योरम्स इसके प्रूफ वगैरह ही हैं, उसको स्किप कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ऑर्थोगोनल सिस्टम हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऑर्थोगोनल आपने पहले भी इसको देखा हुआ होगा कि जब भी हमारे पास ऑर्थोगोनल की बात आती है तो जब हम कोई भी दो हमारे पास हों एलिमेंट्स और उनका जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए या डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हम वो हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है। और हर वो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हेन देयर परपेंडिकुलर इज जीरो, तो इनर प्रोडक्ट में भी यही चीज होती है कि अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर हो देन देयर इनर प्रोडक्ट इज जीरो। और अगर इस तरह होता है इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाता है दो वेक्टर्स का, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। और अगर हमारे पास पूरा सिस्टम दिया वो तो जारी बात है उसके ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद जो उसका हम रिजल्ट फाइंड करेंगे वो अगर जीरो आ जाता है तो इट्स मीन कि हम उसको कहेंगे वो हमारे पास क्या ऑर्थोगोनल सिस्टम है। थ्योरम है कि इफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एंड एक्स वाई इन वी, इफ एक्स इज परपेंडिकुलर वाई, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका जो प्रूफ है छोटा सा यहाँ तक जस्ट इसका करने वाला है वो ये है कि अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो और उसके ऊपर जो हमने डॉट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जब हमने डिफाइन करनी होती है तो हमने टू टाइम उस एलिमेंट को लिख देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम दो दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई आगे इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ये मल्टीप्लिकेशन ही एक्चुअली यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यानी कि हमने इनर प्रोडक्ट ही यहाँ पे लिया हुआ है, एक्स का एक्स के साथ लिया, फिर एक्स का वाई के साथ लिया, फिर वाई का एक्स के साथ लिया और फिर वाई का वाई के साथ लिया, जो मैंने आपको पीछे एक इक्वेशन में समझाया है। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है। एज एक्स एंड वाई द परपेंडिकुलर, सो जो एक्स वाई वाली टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी और वाई एक्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो मीन्स कि अगर दोनों टर्म्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इट्स मीन कि वो दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, एक्स और वाई वाई बचा, मीन्स कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बचा। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, यहाँ तक आपने इसको करना है। आगे इसकी जनरलाइज फॉर्म यानी कि अगर हमारे पास एन टर्म्स तक हम जाएं तो फिर उसको इस तरीके से सम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद ऑर्थोगोनल सिस्टम ही वही कंटिन्यूड है। फिर थ्योरम है हमारे पास कि एनी सीक्वेंस एक्स एन ऑफ द नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। बस ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें से। अच्छा जी, आगे आते हैं हम अपने लेक्चर। अच्छा, आगे मेरे पास है लेक्चर नंबर 94। लेक्चर नंबर 94 में ऑर्थोगोनल सिस्टम की ही एग्जांपल को डिफाइन किया हुआ है। ऑर्थोगोनल वेक्टर की एग्जांपल स्पेस आर एन में और स्पेस आर थ्री में जो है वो डिफाइन किया हुआ है इसको। तो आर एन में मीन्स कि एन टर्म्स तक हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएंगी, तो जितने भी आर एन टर्म्स की जो हमारे पास स्टेटमेंट होंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम में उसको हम E1 से EN टर्म्स तक लिखेंगे। और E1 E2 EN जो टर्म्स है ये हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, ये हमारे पास कैनोनिकल बेसिस पे हम इनको कहते हैं। तो वो हमारे पास E1 है तो मीन्स के फर्स्ट टर्म 1 होगी, बाकी सारी जीरो होंगी। E2 है तो सेकंड टर्म 1, बाकी सारी जीरो। और EN है तो लास्ट टर्म 1 और बाकी सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। और जो हमारे पास एक्स और वाई का डॉट प्रोडक्ट यानी कि ई आई और ई जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जब वो जीरो आएगा जब आई नॉट इज इक्वल टू जे होगा, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो तब हमारे पास क्या आएगा, ये जीरो आएगा। और अगर वो इक्वल टू दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, आगे R3 स्पेस में जो है वो इसकी एग्जाम्पल आगे डिफाइन की हुई है हमने। R3 में 3 हमारे पास इस तरह से वेक्टर डिफाइन आपके पास हो सकते हैं, पेपर में भी आप इसको समझ लें। 3 वेक्टर दिए हुए, इनकी आपने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी है। तो एक्स वाई की अगर हमने डिफाइन की है तो इसको हम xi1 eta1 xi2 eta2 एंड xi3 eta3 लिख सकते हैं। एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो xi1 xi2 xi3 एंड वाई के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने y1 eta1 eta2 एंड eta3 का नाम दिया है।
अगर हमें x1 और x2 की जो डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट है वो डिफाइन करनी है तो हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल टू किसके आगे, जीरो के आगे। x1 की और x3 की करेंगे तो हमारे पास वो भी किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा, यानी कि a b b c एंड c है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, x1 x2 x1 x3 एंड x2 x3 भी जो है वो यहाँ भी किया हुआ है। इन तीनों की जब हमने की तो मीन्स कि हमारे पास जीरो आ गए, तो इट्स मीन कि जो हमारा x1 x2 और x3 वो क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम है, पहले वो ऑर्थोगोनल है और फिर पहले तो उसको ऑर्थोगोनल होना चाहिए और उसके बाद उसको अगर हमें ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करना है तो सिंपल सी एक बात है कि ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू जीरो आता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। लेकिन अगर वही हमारे पास इनर प्रोडक्ट उसी तरीके से लें जिस तरह हम ऑर्थोगोनल में लेते हैं, अगर उसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। ये इसकी डेफिनेशन है आगे, अ सेट एक्स अल्फा और अल्फा बिलोंग टू, इसको क्या कहते हैं, ये सिंबल मेरे माइंड से निकल गया है, पाई आई थिंक सो, ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज सेड टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इफ, ये हमारे पास किसके आ जाता है, ये इसके एक्स अल्फा और एक्स बीटा का इनर प्रोडक्ट डेल्टा एक्स अल्फा बीटा, मतलब थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है, बट आप इतना याद रख लें कि इक्वल टू 1 क्या आता है तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। बस ये जो है वो इसकी फॉर्म है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल आगे डिफाइन की हुई है कि अगर हमने इसमें इसके वैल्यूज फाइंड करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। x1 x2 अप टू xn टर्म तक बी एनी ऑर्थोगोनल सिस्टम, देन xi और xj इज इक्वल टू जीरो होगा अगर i नॉट इज इक्वल टू j हो तो। और इसके फार्मूलाज हैं, ei इज इक्वल टू xi डिवाइडेड बाई xi का नॉर्म एंड ej xj डिवाइडेड बाई xj का मोड। और दोनों को जब हम लिखेंगे तो इट्स मीन कि दोनों का आपने इनर प्रोडक्ट लेना है और 1 ओवर xi एंड xj हो जाएगा दोनों के नॉर्म्स, और xi और xj का क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद इसकी आगे एग्जांपल्स जो है, अगर ji इक्वल टू j हो तो फिर xi का मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय xi मोड का स्क्वायर। इसी तरह से अगर दोनों नॉट इज इक्वल टू जीरो हो तो xi का स्क्वायर मोड और xj का और x और j जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर i नॉट इज इक्वल टू जीरो हो तो मतलब कि ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, तो वो इक्वल टू किसके आ जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो इसकी जनरल मतलब एक्सप्लेनेशन है ना, इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक सॉल्व हुई थी, अगर वो मिलती है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल यहाँ पर नहीं एग्जांपल, आगे इसका जो एक मज़ीद इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है ग्राम स्मिथ प्रोसेस या ऑर्थोगोनलाइजेशन भी उसको हम लिख सकते हैं। इसमें ऑर्थोगोनलाइजेशन में भी हमने यही चीज़ देखनी होती है कि अगर एक सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल भी है, तो उसका फार्मूला जो है वो यही है जो अभी हमने देखा है। इसमें हमने x1 x2 x3 ये सारी टर्म्स को डिफाइन करना होता है। ये एक्चुअली मैं हैंडआउट्स इसके रियल वाले नहीं मिले हैं सही, जो पीडीएफ फॉर्म में हो, तो इसकी कोई ख़ास राइटिंग की भी समझ नहीं लग रही है यहाँ से हमें। इसको ऑर्थोगोनलाइजेशन में बस इसकी डेफिनेशन अगर हो सके तो आप गूगल से चेक कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे ऐड करने की याद नहीं रही है। लेकिन सिंपल फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास एक वेक्टर ऑर्थोगोनल भी होता है और ऑर्थोनॉर्मल भी, अगर हम उसको प्रूव कर देते हैं तो वो हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस बनाता है जिसको हम ऑर्थोगोनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये थ्योरम है, रेस थ्योरम है और फिशर थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर E1 से En टर्म और अप टू सो ऑन बी द ऑर्थोनॉर्मल सेट इन द हिल्बर्ट स्पेस एच, देन फॉर एनी सीक्वेंस Ck ऑफ द स्केलर द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, Ck बिलोंग करेगा एच के यानी कि हिल्बर्ट स्पेस से, और इनका सम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Ck एंड Dk कन्वर्जेस इन H एंड देयर इज एन एलिमेंट x बिलोंग टू H सच दैट x और जो k के एलिमेंट्स हैं वो 1 से अप टू सो ऑन जो है वो इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यूज में भी और क्वेश्चन में भी। ये आपने इसके ना फार्मूलाज याद रखने, बाकी मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला को याद रखना है, वो भी मुश्किल नहीं है। फार्मूलाज भी अगर आपको क्लियरली ये मैं दिखा पा रही हूँ तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, यानी कि अगर आपको 3 वेक्टर दिए गए और वो कहा जाए कि इसमें आप ऑर्थोगोनलाइजेशन इसकी प्रूव करें बाय यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस, तो उसके ये फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। जो आपका V1 यानी कि आपके पास x1
x1 x2 x3 दिए हुए होंगे, अपने v1 v2 v3 जितने भी x दिए हुए होंगे ना उतने अपने v's फाइंड करने होंगे। ये इसका बेसिक जो अलजेब्रा है वो ये है। तो v1 आपका सिंपली क्या होगा, जो आपके x1 के एलिमेंट्स होंगे ना, जो आपका x1 का एक सेट दिया हुआ होगा वो आपका v1 का सेट होगा। तो फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी ये आ जाएगी कि v1 इक्वल टू किसके, x1 के। देन सेकंड में आपने x2 फाइंड करना है, तो सॉरी v2 फाइंड करना है, तो v2 किस तरह से फाइंड होगा, x2 सबसे पहले आएगा, यानी कि जो सेट आपको दिया हुआ है वही x2 आएगा, माइनस यहाँ पे आप समझने वाली चीज़ है कि x2 और v1 इन दोनों में इनर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, x2 में और v1 में इनर प्रोडक्ट लेना है, डिवाइडेड बाय v1 एंड v1, यानी कि v1 का v1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना है और इनटू v1, ये आपका v2 का फार्मूला है, x2 माइनस x2 v1 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 एंड v1 साथ में आएगा, दरम्यान में माइनस आएगा। जब आप v3 पे जाएंगे तो x3 माइनस होगा, जो जहाँ पे सिंपल जो x2 है ना, जो फर्स्ट वाला आपने फार्मूला याद किया उसमें x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x3 और बाकी v1 ऊपर भी और नीचे भी v1 और साथ भी v1 एंड माइनस जो सेकंड वाली टर्म है उसमें x3 और v2 यूज होंगे, ठीक है, v3 x3 एंड v2 डिवाइडेड बाय v2 एंड साथ में v2। इस तरह से v4 है तो x4 माइनस x4 v1 माइनस फिर ये 3 वाला भी पहले आएगा, यानी कि v2 वाला आएगा, इसके बाद फिर माइनस में आपके पास आ जाएगा x4 v3 डिवाइडेड बाय v3 एंड साथ में v3, ठीक है। इसी तरह से ये एन टर्म्स तक इसने इसको डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद थ्योरम है एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। बस इसकी स्टेटमेंट देख लें आप। ये आगे इसको ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया हुआ, अगर ये आपको क्लियरली मैं दिखा पाती हूँ तो। अच्छा, ये देखिए x1 x2 और x3 ये तीन आपको दिए हुए। जो सबसे पहली चीज़ है वो हमने क्या किया कि v1 को x1 की इक्वल रख दिया। सेकंड हमने v2 को फाइंड किया, x2 माइनस x2 v1 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v1 इज इक्वल टू, अब x2 का जो सेट दिया वो -1 0 एंड 2 का -1 0 2 लिख दिया, माइनस x2 और v1 का इनर प्रोडक्ट लिए तो 3 आया, नीचे v1 का इनर प्रोडक्ट लिया तो वो 9 आया, और साथ में जो v1 का सेट था 1 2 2 वो हमने लिख दिया। फिर आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा -4/3 2/3। अब ये सिंपली कैलकुलेशंस ही हैं, ये आई होप सो कि आपको आ जाएंगी। अगर कोई मसला हुआ तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा, फिर v3 को फाइंड किया, उसका फार्मूला लिखा, फिर सिंपली वैल्यूज पुट किया और एट द एंड हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ये जब फाइंड हो जाती है उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इनकी नॉर्म्स को डिफाइन करना होता है। v1 की नॉर्म भी आपने ले ली, v2 का जो नॉर्म है वो भी आपने डिफाइन कर लिया, v3 का भी नॉर्म डिफाइन कर लिया, और वहाँ से फिर आपके पास क्या निकलती है, स्पेस निकलती है w1 की आ जाएगी, v1 डिवाइडेड बाय v1 का जो नॉर्म लिया वो लिख देना है, w2 आ जाएगी v2, यानी कि इसको मजीद ऑर्थोगोनलाइज जो आप करते हैं ना वो ये वाले स्टेप्स हैं, ठीक है। v2 डिवाइडेड बाय v2 का मोड एंड v3 डिवाइडेड बाय v3 का मोड, और w इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, फिर 1/3 1 2 एंड 2। ये आपके पास इन सब को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एट एंड आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द सब स्पेसेस, ये भी इसी तरह से ये जो फार्मूला है आपका ग्राम स्मिथ वाला वो इसमें भी आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एनिलेटर है। एनिलेटर्स हमारे पास जिस तरह हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है ना, इसी तरह से हमारे पास जो एल्ब्रेट स्पेस है ना उसमें हम एनिलेटर्स को डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम पहले देखते हैं, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें मिलती है तो हाँ ये चीज़ है। इसके जो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज हैं, लेट ए एंड बी बी द सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस सच देन ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो ऊपर ए के ऊपर आपको जो बार्स नजर आ रही है ना, परपेंडिकुलर टाइप की बार, यानी कि जब हम परपेंडिकुलर बताना हो वेक्टर्स का तो हम ये सिंगल बार यूज करते हैं, तो ये एनिलेटर का सिंबल यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। इसके ऊपर ए के ऊपर जो आपको एनिलेटर यानी कि 2 टाइम्स अगर एनिलेटर हो तो वो हमारे पास ए उस ए का सब स्पेस आता है, ए इज अ सब स्पेस ऑफ बी, तो बी एनिलेटर इज अ सब स्पेस ऑफ ए एनिलेटर।
एंड अगर यूनियन में हो तो फिर अलग अलग, यानी कि ये आपके पास वो डिमॉर्गन्स के जो लॉज हैं, अगर वो आपको उसको आप एनालाइज कर सके तो ए यूनियन बी इक्वल टू होता था ए यूनियन बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटरसेक्शन बी इनवर्स। तो यहाँ पे सिंपली एनालेटर अप्लाई हो गए, तो ए यूनियन बी का एनालेटर इज इक्वल टू ए एनालेटर इंटरसेक्शन बी, और फिर ये इसी तरह इसको हम सब स्पेस में भी डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास अगर 3 टाइम भी इसका एनालेटर लें तो वो ए की इक्वल आ जाएगा। इसका इन्वर्स जो है वो इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है। एंड ए एनालेटर इज अ क्लोज सब स्पेस ऑफ एच, यानी कि हिल्बर्ट स्पेस की क्या है, क्लोज। ये बस इसकी प्रॉपर्टीज अपनी याद रख लेनी है, आगे इसके प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन इसमें थ्योरम है, let A be the non-empty complete convex subset of an inner product space V, then X belong to V, then there is a unique Y which is closed। इसकी नहीं ज़रूरत है, बस एक दफ़ा इनको रीडिंग कर लीजिएगा MCQs के लिए, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर आगे मज़ीद उसने एनालेटर का थ्योरम बताया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो इन आखिरी वाले लेक्चर्स में वो जो अभी ग्राम स्मिथ प्रोसेस पढ़ा है ना वो है, डॉट प्रोडक्ट के जितने भी थ्योरम्स और क्वेश्चंस किए हैं वो हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट याद रखने वाली है कि एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए एनालेटर के लिए क्या साइन यूज़ होता है, अभी हमने देख लिया, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देती हूँ। ये वाला साइन आपका एनालेटर का होगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये जो टी के ऊपर जो स्टारिक आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका डिसजॉइंट्स के लिए, सॉरी एडजॉइंट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। हेल्ब्रेट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टारिक है, तो इट्स मीन कि ये आपके पास एडजॉइंट ऑपरेटर है। MCQs के लिए बता रही हूँ ये। अच्छा, ये स्पेस इसने सॉरी डिफाइन की हुई है, मैपिंग H1 to H2 with the bounded linear operator where H1 and H2 are the Hilbert space, then the Hilbert adjoint operator T steric of T is the operator, यानी कि T steric जो है वो आपके पास क्या adjoint operator है इसका, तो वो H2 to H such that X belong to H1 and Y belong to H2। ये वाली जो इक्वेशन है, ये लास्ट वाली जिसके ऊपर ये लगा हुआ है सर्कल कि टी एक्स वाई, अगर टी एक्स इंटू वाई यानी कि इनर प्रोडक्ट इसके ऊपर डिफाइन हुई है तो वो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, जो हमारे पास टी स्टारिक यानी कि इसका जॉइंट ऑपरेटर है वो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद थ्योरम है, द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टारिक एंड टी इन द अबव डेफिनेशन एग्जिस्ट इज यूनिक एंड इट्स बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर विद द नॉर्म टी जो स्टारिक है यानी कि एडजॉइंट ऑपरेटर का अगर हम नॉर्म लें तो वो इक्वल टू टी के यानी कि ओरिजिनल फंक्शन के आता है। उसके बाद ज़ीरो ऑपरेटर हमारे पास है, ये भी इसकी जो स्टेटमेंट्स है ना ये आपने यहाँ से देख लेनी है कि एक्स एंड वाई विद द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एक्स टू वाई विद द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन क्यू इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये जब इनका इनर प्रोडक्ट क्यू इक्वल टू 0 होगा तो इनका इनर प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली 0 आएगा, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। और एक्स टू एक्स अगर हम इसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो उसमें भी ये कि अगर क्यू एक्स और इंटू एक्स 0 है तो इट्स मीन कि वो क्यू खुद क्या है, हमारे पास एक 0 एलिमेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जी ए से जी तक, ये बस MCQs के लिए हैं, इसको आप काइंडली देख लीजिएगा। मेरा बोल बोल के भी बुरा हाल हो चुका है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। रोज़ा रख के इतना ज़्यादा बोलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी आप सब ने रिक्वेस्ट की कि इसका लेक्चर कंप्लीट करें तो कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, सेल्फ एडजॉइंट इसकी डेफिनेशन के अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एच टू एच मीन के सेल्फ खुद के ऊपर मैपिंग होना ऑन एन हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट आर हर्मिशियन, इसको हम हर्मिशियन भी कहते हैं। जब हमारा ये आपको याद होगा मैट्रिक में ये क्वेश्चन थे हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी थे। और मैट्रिक की बुक अगर आप देखें या अगर आपको याद हो तो उसमें भी थे। क्या होता है कि हम पढ़ते थे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ए के आ जाता है तो उसको हम हर्मिशियन कहते हैं, और अगर वो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के आ जाता है तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। इस तरह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का था कि अगर वो हमारे पास जो सिमेट्रिक उसको कहते हैं, हमारे पास अगर जो ए का इन्वर्स है वो इक्वल टू ए के आ जाए तो वो हमारे पास सॉरी जो माइनस उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास सिमेट्रिक आता है। और स्क्यू सिमेट्रिक अगर वो माइनस में हमारे पास आंसर आ जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से हर्मिशियन में यहाँ पे ये होगा कि ट्रांसपोज ही आपने लेना है बेसिकली कि टी स्टारिक इज इक्वल टू टी के आ जाता है तो वो हमारे पास हर्मिशियन होता है, और अगर ये माइनस टी के आता है वो स्क्यू हर्मिशियन होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, कोई मैट्रिक दे सकता है, कहेगा कि इसको प्रूव करें कि ये हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, उसके बाद यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं। अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर H2H ऑन द हिल्बर्ट स्पेस X इज सेड टू बी
यूनिटरी ऑपरेटर इफ़ दो कंडीशंस हैं, एक तो ये बाइजेक्टिव होगा और दूसरा जो इसका ट्रांसपोज है वो इक्वल टू इसके इन्वर्स के होगा। नॉर्मल ऑपरेटर में क्या होगा कि टी इंटू टी ट्रांसपोज टी स्टैटिक इज इक्वल टू टी स्टैटिक एंड टी, दोनों का एक मतलब है कि अगर आप जो ए का इन्वर्स है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, बेसिकली ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक बनाता है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे इसने सेटिस्फाई करवाई हुई है। अच्छा, सेल्फ एडजॉइंट यूनिटरी एंड नॉर्मल, ये आगे इसकी एग्जांपल मैं जो भी आपको बता रही थी कि इसके ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसके आता है, तो वही इसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ सारी बस पढ़ने वाली हैं, ठीक है। ये मैं अभी बता दिया आपको कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स के आ जाए तो वो यूनिटरी होता है। नॉर्मल होगा ए इंटू ए, एडजॉइंट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए के, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन इसकी आएगी। फिर आगे इसने ये प्रूफ किया हुआ एग्जांपल दी हुई कि अगर हमारे पास ए दिया हुआ है उसका इसने कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो हमारे कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं उनके साइंस चेंज होते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लिया है वो इक्वल टू ए के आ गए तो मीन्स कि ये आर्मेशन, अगर ये माइनस के आ जाए तो ये स्क्यू आर्मेशन होगा। और ये यहाँ पे इसने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी है। और अगर ये आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए तो उसको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। सेल्फ एडजॉइंटनेस, बस डेफिनेशन देख लीजिएगा इसकी। और बस यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी करने वाली, ये लास्ट वाले लेक्चर्स में जो मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं आपके साथ। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी लेक्चर्स की। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक सबको एग्ज़ाम्स के लिए। तो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ीद किसी और लेक्चर सीरीज़ के साथ। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।